हेलो दोस्तों, दिस इज प्रेम सोढ़ानी कमिंग अप विथ नेक्स्ट राउंड ऑफ न्यूज सिंप्लीफाइड। और यहाँ पे हम कोई भी टॉपिक लेते हैं और बहुत ही सिंप्लीफाइड मैनर में आपको समझाते हैं। तो आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे क्रिप्टो करेंसी की। अब आप पेटीएम तो बहुत टाइम से यूज कर ही रहे होंगे। अब जब पेटीएम में यूज करते हैं तो वहां पे एक वॉलेट दिखता है और उस वॉलेट के थ्रू आप ट्रांजेक्शन करते हैं। अब उस ट्रांजेक्शन को वहां पे एक्सेप्ट भी किया जाता है और आपका फंड जो है वहां से कट जाता है आपके बैंक अकाउंट से। ये तो बात है जब पीछे आपको पता है कि आपके पास बैलेंस होना चाहिए, आपके बैंक में अमाउंट होना चाहिए, तभी आप पेटीएम के थ्रू कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं और वो दूसरा वाला एक्सेप्ट करता है। लेकिन आप सोचिए, क्या ऐसा पॉसिबल है कि ना तो पीछे कोई बैंक खड़ा है, ना ही पीछे आपके कोई ऐसा सिस्टम है जिसके ऊपर आपका अमाउंट डला हुआ है। सिर्फ एक वॉलेट है और डिजिटली क्रिएटेड वॉलेट है जिसके थ्रू आप ट्रांजेक्शन कर पाए और सामने वाला उसको एक्सेप्ट कर ले। तो ऐसा ही कुछ जो है ना, ये टॉपिक है क्रिप्टो करेंसी का। तो क्रिप्टो करेंसी में ऐसा ही कुछ वॉलेट होता है और वो जो वॉलेट है बस इतना सा डिफरेंस है कि वो हर कोई एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि उसके पीछे मैंने बताया आपको कि बैकअप में कोई बैंक नहीं है या फिर कोई रेगुलेटर नहीं है। तो इन डिटेल समझेंगे हम क्रिप्टो करेंसी होती क्या है सबसे पहले। दूसरा हम बात करेंगे इसके बैकग्राउंड के बारे में। फिर हम देखेंगे कि इसमें जो टेक्नोलॉजी काम करती है दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। तो हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को भी डिटेल में समझेंगे और फिर इसके बाद हम देखेंगे कि जो क्रिप्टो करेंसी है उसकी भारत में क्या स्टेटस है, यानी भारत ने उसको एक्सेप्ट कर रखा है या नहीं कर रखा है। और इसके साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस कर लेंगे कि क्या पॉजिटिव्स हैं और क्या नेगेटिव्स हैं। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी किस तरह से डिसरप्टिव टेक्नोलॉजीज में काउंट हो सकती है, वो भी हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रिप्टो करेंसी की। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एक वर्चुअल करेंसी है, मतलब इसका कोई फिजिकल फॉर्म नहीं है। जैसे आपके पास नोट होता है या फिर सिक्के होते हैं, वो फिजिकली होते हैं। और इसमें जो है, इसमें कुछ नहीं होता। इसमें कॉइन्स तो होते हैं, आपने सुना होगा बिटकॉइन, लेकिन वो जो है सिर्फ एक वर्चुअल टर्म है, यानी आप उसको कहीं चला नहीं पाते हो। अगर फिजिकल की बात करूं तो कोई सिक्का नहीं है आपके हाथ में, आपके हाथ में सिर्फ वो डिजिटल वर्चुअल करेंसी है, दैट इज बिटकॉइन। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये लाते हैं सतोशी नाकामोटो। ये कॉन्सेप्ट लाते हैं 2009 में, खास करके जब यूएस के बैंक्स का आपने देखा होगा फेलियर हुआ था 2008 में, तो बहुत सारे लोग जो हैं उनका पैसा डूब गया था। हालांकि ये बात अलग है कि बेल आउट पैकेज देके उन बैंक को रिस्टोर किया गया, लेकिन इस आदमी के दिमाग में ख्याल आया कि ऐसा क्यों न हम ऐसा करें कि ना कोई ऐसी बैंक हो जो भाग जाए तो हमारे पैसे डूबे, या फिर ना ही कोई ऐसी सेंट्रल एजेंसी हो जो हमें रेगुलेट करे। तो इसके चलते हुए इन्होंने ये बना दिया क्रिप्टो करेंसी, और ये पहली करेंसी बना के लाते हैं, उसका नाम रखते हैं बिटकॉइन। ठीक है, क्योंकि बिट्स में चल रही है, ये एमबी में चलेगी, आपका जो डेटा होगा ना उसके हिसाब से ये चलती रहेगी, वो भी हम बात करेंगे। तो पहला आपको पॉइंट समझ में आया, ये वर्चुअल है। अब दूसरा पॉइंट है कि इसको क्रिप्टो करेंसी क्यों कहते हैं। तो आपने ये पढ़ा होगा आपके व्हाट्सएप में कि एंड टू एंड आपकी जो चैट है वो एनक्रिप्टेड है। एनक्रिप्टेड मतलब कोई जो तीसरा व्यक्ति है वो आपकी चीजों को नहीं पढ़ पा रहा, यानी कि एनक्रिप्टेड का मतलब हुआ कि कुछ स्पेशल सिक्योरिटी है जिसके तहत वो आपकी चैट को तीसरा व्यक्ति नहीं पढ़ पा रहा और ये पैक कर दिया गया है, मतलब एनक्रिप्ट कर दिया गया है। तो कुछ इसी तरह का इस करेंसी के साथ भी है, ये पूरी तरह से एनक्रिप्टेड है, मतलब बाहर के जो लोग हैं या फिर यूं कहें जो साइबर अटैकर्स होते हैं वो इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते और आपकी करेंसी को नहीं चुरा सकते। ऐसा तो नहीं है नहीं चुरा सकते, लेकिन चांसेस बहुत कम है, वो भी बात करेंगे हम। अगर बात करें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की, वो तो हम बात करने ही वाले हैं इन डिटेल में। फिर अगर देखें तो इसमें एक कॉन्सेप्ट होता है दैट इज डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन क्यों बोलते हैं हम इसको, ये नेक्स्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूं। लेकिन आपको पता होगा सतोशी ने देखा था कि कोई सेंट्रल एजेंसी है जिसके चलते हुए ये बैंक कंट्रोल हो रहे हैं, और बैंक अगर डूब जाता है तो लोग भी डूब जाते हैं। तो इसने सोचा कि क्यों ना ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसपे किसी एक इंस्टीट्यूशन या फिर किसी एक सरकार या फिर कोई एक व्यक्ति का कब्जा ना हो, यानी वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड हो। डिसेंट्रलाइज मतलब हर व्यक्ति जो है अपने आप में एक कंट्रोल सिस्टम, एक नोड की तरह काम करे। तो यही कॉन्सेप्ट लेके आते हैं वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के साथ। तो आपको ये समझना है ये एक तरह से डिसेंट्रलाइज लेजर है, यानी एक रजिस्टर है जिसमें हर कहीं पे हर किसी के कंप्यूटर में वो एंट्रियां हो रही है कि कहां कितना पैसा जा रहा है, कितनी बिटकॉइन खर्च हो रही है। चाहे वो आप यहां बैठे हो, चाहे आपका कंप्यूटर वहां हो, तो बहुत सारे कंप्यूटर्स होंगे, उन सभी कंप्यूटर पे एक साथ ये जो ट्रांजैक्शंस होने वाले हैं उनकी एंट्री होगी, हर कंप्यूटर में अलग अलग एंट्री होगी। तो ये बहुत ही अपने आप में यूनिक टेक्नोलॉजी है, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी।
और इसके साथ ही मैंने आपको बताया कि इसकी कॉपी कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक बार जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं वो सिर्फ एक कंप्यूटर में रिकॉर्ड नहीं होता, वो दुनिया भर में जितने भी कंप्यूटर जुड़े हुए हैं, इससे कनेक्टेड हैं, इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, वो सभी कंप्यूटर मिलकर उस एक ट्रांजैक्शन को यस करते हैं और बोलते हैं यस दिस ट्रांजैक्शन इज लेजिटिमेट, वैध है ये ट्रांजैक्शन। उस पर प्रॉपर स्टांपिंग की जाती है और उसको आप चेंज नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। तो ये जो है बहुत ही मुश्किल है कि आप उसकी कॉपी तैयार कर सकें। जैसे कि हमारे जो नोट है, नकली नोट भी बनाता है पाकिस्तान, बनाता है, हमारे इंडिया में भी कई जगह आपने सुना होगा कि इतनी नकली मुद्रा पकड़ी गई, तो इसमें नकली मुद्रा बनाने का भी जो प्रावधान है ना, वो बहुत कम हो जाता है। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो इसके पीछे काम कर रही है टेक्नोलॉजी, दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में क्या होगा, कोई भी, जैसे आपने क्या किया, इनपुट दिया, इनपुट में आपने कहा कि भाई इतने रुपए या इतने बिटकॉइन हम ट्रांसफर कर रहे हैं, तो इस केस में यहां पे होगा बहुत सारे कंप्यूटर्स को यहां पे नोड बोला जाता है, यानी हर जगह पे एक नोड है, बहुत सारे कंप्यूटर हैं जो इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है। इस हर कंप्यूटर के पास वो ट्रांजैक्शन जाएगा और ये ट्रांजैक्शन कहेगा कि भाई हम इतना ट्रांसफर कर रहे हैं, या ये जो बिटकॉइंस हैं ये आप एक्सेप्ट कीजिए, या फिर इतने बिटकॉइन हमें इस वॉलेट से निकाल के यहां पे भेजने हैं। तो ये सारे कंप्यूटर, ये 3 आपको दिख रहे हैं, बट ये बहुत सारे जो भी पूरे वर्ल्ड में कनेक्टेड हैं इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से, उन सभी में ये एंट्री जाती है और इस एंट्री को फिर यहां पे प्रोसेस किया जाता है और इस प्रोसेसिंग को बोलते हैं हम माइनिंग। ठीक है, जब भी ये प्रोसेस किया जाएगा तो ये देखा जाएगा कि ये जो ट्रांजैक्शन है ना, ये लेजिटिमेट है या नहीं। यानी फॉर एग्जांपल, आपने किसी को पैसे भेजने हैं, बिटकॉइंस भेजने हैं 20 बिटकॉइन, और वो मेरे अकाउंट में हैं 20 बिटकॉइन, और फिर मैं किसी और के अकाउंट में भेज रहा हूं 20 बिटकॉइन, तो ये पहले वेरीफाई करेगा कि मेरे अकाउंट में ही है, दूसरा ये ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करेगा कि किधर जा रहा है, तो पूरा ट्रेसिंग रहती है, और इसको ये वैलिड करके जब देखता है कि पूरी तरह से वैलिड है, तो ये क्या करता है, इस डेटा को जो आपका ट्रांजैक्शन हुआ इसको कुछ जैसे नंबर दे दिया 102x या कुछ भी, और उस डेटा को इसने स्टोर कर दिया एक ब्लॉक के रूप में, मतलब एक ब्लॉक बना दिया, जो डेटा है बहुत सारा आता जाएगा, उन ब्लॉक्स, उनमें वो ब्लॉक्स में जमाता जाएगा। अब देखिए, इससे एक चीज समझिए, यहां पे कोई भी सेंट्रल एजेंसी नहीं है, कोई एक एजेंसी नहीं है जिसके पास आपका डेटा जा रहा है, बहुत सारे कंप्यूटर, और उन सभी कंप्यूटर में एक साथ एक ही ट्रांजैक्शन की एंट्री सभी में अलग अलग हो रही है। यहां भी एंट्री हुई इसकी, यहां भी एंट्री हुई, यहां भी एंट्री हुई, सब जगह पे एंट्री हुई। यानी ये जो सिस्टम है ना, ये पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट भी है, मतलब अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप देख सकते हैं हाँ भाई ये ट्रांजैक्शन हो रहा है, जो हर ट्रांजैक्शन है वो आपके कंप्यूटर में भी रिकॉर्ड हो रहा है। एक तरह से ये क्या है, डिसेंट्रलाइज रजिस्टर बोलते हैं, मतलब लेजर मतलब खाता बोलते हैं। तो हर एंट्री की जो आप पासबुक में एंट्री करते हैं या खाते में लिखते हैं, बही खाते में लिखते हैं, वो वैसे हमारे यहाँ पे आरबीआई के पास जाती है ना, या फिर बैंक के पास जाती है, लेकिन इसमें आप सभी के पास जाएगी। यानी अगर आपके पास कंप्यूटर है और आपके पास क्रिप्टो करेंसी है तो डेफिनेटली आपके पास भी वो एंट्री आने वाली है। तो इसके बाद इसने इसको ब्लॉक में लगाया और ब्लॉक को वो हाइट के अकॉर्डिंग जमाता जाता है। ठीक है, ऐसा प्रोसेस कर दिया। अब ये जो ब्लॉक है ना, बंडल हो गया और बिल्कुल इसकी स्टैंपिंग हो गई। स्टैंपिंग में इसका रिकॉर्ड चढ़ा दिया गया कि ये इस डेट को ये आया, इसका नंबर है 10102 फॉर एग्जांपल, ये इसको नंबर दे दिया गया और डेट वेट सब डाल दी गई। अब वो स्टैंपिंग करके फिर देखिए नेक्स्ट जब भी ट्रांजैक्शन आएगा तो ये वाला पिछला वाला ट्रांजैक्शन था, तो ये अगला वाला नया ब्लॉक आएगा, फिर नया अगर ट्रांजैक्शन आएगा फिर उसको वैलिड करके यहां पे नया ब्लॉक बनेगा। यानी ये ब्लॉक जो है टाइम के साथ साथ पीछे जा रहा है और इसके ऊपर टाइम की स्टैंपिंग लगी हुई है, क्या कितना अमाउंट था ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ था एग्जैक्टली, किस अकाउंट में गया, ये सारा इसके अंदर लिखा हुआ है। ठीक है, और ये इंफॉर्मेशन इन सभी कंप्यूटर्स में भी स्टोर्ड है। तो अब इससे फायदा क्या हुआ, फायदा समझते हैं। पहला आपको मैंने बताया कि ये डिसेंट्रलाइज सिस्टम है, मतलब इसमें किसी एक व्यक्ति, इंस्टीट्यूशन या गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है। द फर्स्ट थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। द सेकंड थिंग इज कि हर ट्रांजैक्शन को आप कहीं भी जाके उठाएंगे तो वो आप आराम से ट्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, मुझे इस वाले की जो है इंफॉर्मेशन चाहिए, मैं ये इसमें भी चेक कर सकता हूं, इस कंप्यूटर में भी चेक कर सकता हूं, इसमें भी चेक कर सकता हूं, क्योंकि ये हर कंप्यूटर में अलग अलग स्टोर्ड है। तो ये डिसेंट्रलाइज्ड भी है, साथ ही साथ ट्रांसपेरेंट सिस्टम भी है। राइट, अब इसके बाद तीसरी बात करते हैं कि ये जो सिस्टम है इसमें आपको चोरी होने की कितनी संभावना है। फॉर एग्जांपल, आपके पास 20 बिटकॉइन थे, वो आपकी चोरी होने का क्या चांस है, तो चोरी करने का चांस, या फिर यूं कहें कि नकली प्रिंट करने का क्या चांस है। तो आपने ये $20 का ट्रांजैक्शन जो है यहां पे ब्लॉकचेन में आ चुका था, यहां पे लिखे हुए हैं फॉर एग्जांपल $20 जो है वो ट्रांजैक्ट हुए, इस पर्पज के लिए हुए। अब मान लीजिए मैं एक
साइबर एक्सपर्ट हूं और मैंने इस वाले ब्लॉक को पूरी तरह से क्या किया, साइबर अटैक किया, और ये 20 बिटकॉइन जो है इसकी मुझे क्या करना है, ये डिजिटल करेंसी तो है, मुझे क्या करना है, बस इसका एड्रेस चेंज करके इसको कहीं और यूज कर लेना है, सिंपल। लेकिन आप ध्यान रखिए, ये जो ब्लॉक है ना, इसको अगर आप चेंज करोगे तो ये वाली इंफॉर्मेशन सिर्फ यहीं चेंज नहीं करनी है आपको हर कंप्यूटर में वो जो इंफॉर्मेशन है चेंज हो जाएगी। इसका मतलब समझ गए आप? यानी अगर एक कंप्यूटर में कोई भी इंफॉर्मेशन आपने चुराने की कोशिश करी तो बाकी सारे जो कंप्यूटर्स में वो एंट्री है वो कहेगी कि भाई हमारे में तो एंट्री सेम है, ये वाली एंट्री अलग कैसे है, इसका मतलब यहां पे कुछ गड़बड़ हुई है। तो इस तरह से आप इसमें साइबर सिक्योरिटी का भी खतरा नहीं है, बिल्कुल पूरी तरह से ये सुरक्षित है। यानी एक बार जो आपने करेंसी यूज करी उसको दोबारा आप यूज नहीं कर सकते। लेकिन एक ऑप्शन है इसमें, अगर आप चाहते हैं कि भाई कर सकते हैं कि नहीं, तो एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन ये है, फॉर एग्जांपल 10 कंप्यूटर हैं टोटल इस ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में, एग्जांपल ले रहे हैं हम, तो अगर आपके मेजॉरिटी ऑफ कंप्यूटर वो इंफॉर्मेशन को कहेंगे कि यस ये इंफॉर्मेशन सही है, तो फिर वो सही मानी जाएगी। यानी कि अगर आपने यहां पे चेंज किया और यहां पे 10 कंप्यूटर थे जिसमें से आप 6 को हैक कर लो, 6 अगर कहेंगे कि ये इंफॉर्मेशन सही है तो वो सही मानी जाएगी ना, मेजॉरिटी ऑफ द कंप्यूटर। लेकिन 6 को हैक कर पाना ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है यहां पे। और अगर आप कर भी लेते हो, मान लेते हैं एक बार आपने कर भी लिया, तो भी इसमें ट्रेसिंग होना बहुत इजी है क्योंकि हर जगह पे वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड है। ठीक है, तो ये है बेनिफिट ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के। और इसी टेक्नोलॉजी पे आपका काम करता है बिटकॉइन। बिटकॉइन के लिए आप कोई भी प्रोसेस स्टार्ट करते हो, यानी आपको जैसे पेमेंट करना है, यहां से 20 बिटकॉइन का पेमेंट करना है और दूसरे किसी अकाउंट में भेजना है, वो सबसे पहले आपने नोट्स में भेजा, नोट्स ने इसको प्रोसेस किया और दूसरे अकाउंट की वैलिडिटी देखी, हाँ भाई सही जगह जा रहा है, उसके बाद वो उसको बिटकॉइन को स्टोर करेगा ब्लॉक की फॉर्म में और वो ब्लॉक को परमानेंटली स्टोर कर देगा और इसके साथ टाइम स्टैंपिंग भी लग जाएगी। ठीक है, और इस तरह से आपका ट्रांजैक्शन जो है वो यस हो जाएगा कि ठीक है ट्रांजैक्शन हो चुका है। तो ये तो बहुत ज्यादा बेनिफिट दिख रहे हैं अपन को, है ना। तो एक एक करके देखते हैं आगे। तो सबसे पहले आपने देखा कि ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी है वो कुछ नहीं है, सिंपल एक डेटाबेस है, मतलब वो डेटा को स्टोर करने की एक टेक्नोलॉजी है। लेकिन इसमें जो डेटा रिकॉर्ड हो रहा है ना, वो बहुत बड़े चंक्स में हो रहा है, मतलब ग्रुप में हो रहा है, जिसको आप चेन बोलते हो। और वो चेन क्यों बोलते हो? क्योंकि देखा था आपने कि एक डेटा आया, फिर इसके साथ दूसरा डेटा आया और विद टाइम स्टैंपिंग ये बढ़ता ही जा रहा है और ये जो ब्लॉक्स हैं ये बनते जा रहे हैं। ठीक है, और तीसरा अगर हम बात करें, हमने देखा कि वो पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज था क्योंकि हर कंप्यूटर पे वो ट्रांजैक्शन आ रहा था। साथ ही साथ हमने देखा कि ये इररिवर्सिबल डेटा स्टैंपिंग होती है, यानी एक बार आपने ये वाला लगा दिया ना बीच में नोड, तो ये यहीं रहेगा ब्लॉक, है ना। इसमें आप कोई चेंज नहीं कर सकते। आप सोचो कि इसको चेंज करके यहां पे कर दूं, ऐसा नहीं होगा क्योंकि इसमें प्रॉपर टाइम स्टैंपिंग भी लगी हुई है और जो स्टैक्स बनते जा रहे हैं, नीचे पुराना फिर जो नया आया ऊपर, ऐसे करके इनकी हाइट भी जो है वो बढ़ती जा रही है ना। तो इस हिसाब से ये पूरा प्रोसेस होते हैं। साथ ही साथ हमने देखा कि वो कितना ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट क्यों था? क्योंकि हम उसको हर लेवल पे देख सकते थे, मॉनेटरी जो ट्रांजैक्शन हुआ है वो कहां से चालू हुआ और पूरी चेन में आप देख सकते हैं एंड कहां तक हुआ, और वो सारी इंफॉर्मेशन आपके कंप्यूटर्स में रिकॉर्डेड है। अब ये तो बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी होगी, तो इसके बहुत सारे फायदे भी हो सकते हैं। तो फायदे समझते हैं। पहला फायदा देखते हैं हम कि कैसे कैसे आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज कर सकते हो। क्रिप्टो करेंसी का तो हमने देख लिया। क्रिप्टो करेंसी में आपने देखा आपके पास वॉलेट है, उस वॉलेट में से ट्रांजैक्शन किया किसी दूसरे वॉलेट में, ये पूरा जो ट्रांजैक्शन हुआ है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के माध्यम से हुआ है। तो ये आपने क्रिप्टो करेंसी का कॉन्सेप्ट समझ लिया। इसमें एक छोटी सी बात मैं और आपको समझाता हूं। आपको दिमाग में ये आ रहा होगा कि बिटकॉइन आएंगे कहां से। तो जो बिटकॉइन है वो पहली बार तो जनरेट किए थे सतोशी ने 2009 में। उसके बाद उन्होंने सोचा कि एक बार अगर मैं इंट्रोड्यूस करूंगा तो इससे सही नहीं होगा, तो एक काम करते हैं कि जो ये प्रोसेसिंग कर रहे थे ना सारे डिसेंट्रलाइज्ड कंप्यूटर जो थे बहुत सारे, वो जो प्रोसेसिंग करेंगे उसके रूप में उनको इनाम दिया जाएगा एक बिटकॉइन के रूप में। तो ये जो इनाम था 2009 में $50 का होता था। अगर आप एक जो नोड है, जो वहां पे कंप्यूटर है, एक बार इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर देते हो, एक ब्लॉक को लेजिटिमेट है ये ट्रांजैक्शन ऐसा करके आप यस करा देते हो, तो उसमें आपको बहुत सारा टेक्निकल ज्ञान होना जरूरी है, कंप्यूटर की इक्वेशन सॉल्व करनी होती है। तो अगर आपने एक बार वो कर दिया कि हाँ ये ट्रांजैक्शन सही है, लेकिन इसमें सबसे पहले आपने किया वो बहुत जरूरी है, तो आपको 50 बिटकॉइन मिलेंगे और हर 4 साल बाद ये आधी होती जाएंगी। यानी 2009 में 50 बिटकॉइन मिलती थी, फिर ये जो डेटा है वो 12 में जाके 25 हो गया, ऐसे कर करके अभी जो है 5 या 6 बिटकॉइन मिलती है। अब इसमें भी सबसे बड़ा फायदा यह है कि एक बिटकॉइन अभी $20,000 के बराबर है अराउंड।
तो ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। तो एक तरह से ये आपको बिटकॉइन कमाने का तरीका भी है। अदरवाइज जो बिटकॉइन ऑलरेडी जनरेटेड है उनको आप ट्रेडिंग कर सकते हो, वो आपके वॉलेट में आ जाएंगी, आप उनको खरीद लीजिए, वो आपके वॉलेट में आ जाएंगी और उससे आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है कि किस तरह से हम जनरेट कर सकते हैं। तो जनरेट को बोलते हैं कैसे हम कमा सकते हैं बिटकॉइन, वो होता है प्रोसेस ऑफ माइनिंग। प्रोसेस ऑफ माइनिंग में हमने समझा कि किस तरह से आप एक जो ट्रांजैक्शन है उसको वैलिड है कि नहीं है ये बताते हैं, तो आपको बिटकॉइंस इनाम में मिलती हैं। अदरवाइज आप बिटकॉइन को खरीद सकते हैं और उनकी ट्रेडिंग कर सकते हैं। अब हम समझते हैं वोटिंग में कैसे फायदा हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, भारत में इतने सारे वोटर्स हैं, है ना, और हमारी पॉपुलेशन कितनी ज्यादा है, उस हिसाब से जो है हमें बहुत सारा टाइम चाहिए होता है चुनाव में। हर आदमी जो है हर जगह पे बूथ में जाना होता है और उस हिसाब से वो वोट करता है और फिर उसकी काउंटिंग होती है। अगर हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर लें तो ब्लॉकचेन में कुछ नहीं करना होगा, आपको क्या करना होगा, एक वॉलेट की तरह उसको एड्रेस देंगे। जो वोटर है उसको आपने ये दे दिया कि भाई ये तुम्हारी वोट की एड्रेस है, किसको देना है, इसके लिए ये जो 4 कैंडिडेट हैं इनकी एड्रेस भी दे दी, उसको 4 और एड्रेस दे दी। अब उसको बोल दिया कि भाई एक बार करेगा जो वोट है इसमें देना है एड्रेस में, या इसमें देना है, इसमें देना है, या इसमें देना है। जैसे ही उसने कोई एड्रेस चुनी वो वोट उसमें चला जाएगा और वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से फिर पूरा वेरीफाई होगा। ठीक है, एक बार में ही वो सारी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू गुजरेगा। ऐसे हर आदमी के जो वोट हैं वो पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के थ्रू जब प्रोसेस होंगे तो किसी भी आदमी का आप कहीं पे भी वोट देख सकते हैं कि ये कहां पे कैसे डाला था, किस पार्टी को डाला था, बीच में कोई मैनिपुलेट नहीं कर सकता। और जो काउंटिंग है वो बहुत ईजी हो जाएगी, बिकॉज एवरीथिंग इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर डेटा। ठीक है, तो आप बहुत आसानी से उसको प्रोसेस कर सकते हैं और जैसे ही इलेक्शन खत्म हुआ एक साथ ही इलेक्शन करा सकते हैं, विद इन सेकेंड्स आप उसका रिजल्ट जो है डिक्लेयर कर सकते हैं। तो वोटिंग में आप ऐसे यूज ले सकते हैं। दूसरा, हम अगर देखें फूड चेन में, फॉर एग्जांपल कोई बड़ी कंपनी है फूड प्रोसेसिंग की, तो उसने क्या किया, अपना जो प्रोडक्ट है मार्केट में लॉन्च किया, लेकिन उसको बाद में पता चलता है बिकॉज ऑफ सम रीजंस उसमें कोई बैक्टीरिया था उसके प्रोडक्ट में, ई कोलाई। लेकिन कंपनी को पता था कि उसकी जो प्रोसेसिंग है या फिर उसकी जो पैकेजिंग है उसको ब्रीच कर पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो उनको समझ में नहीं आता है कि गड़बड़ हुई कहां है। अगर वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज कर ले तो उनको पता रहेगा कि उनका प्रोजेक्ट एग्जैक्टली कहां से चला, बीच में कौन कौन सी स्टेजेस हैं, वो सारी कंप्यूटर में रजिस्टर्ड है। तो पूरा ट्रांसपेरेंट प्रोसेस होने के कारण वो ये आसानी से ट्रैक कर सकते हैं कि अगर जो ये एडल्ट्रेशन हुआ है ये कहां हुआ है और ये जो बैक्टीरिया आया है वो किस स्टेज में आया है, तो वो भी रेक्टिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर बैंक्स की बात करें तो बैंक में तो बहुत ज्यादा एन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि अगर आप कोई चेक क्लियर कराने जाते हैं तो सैटरडे संडे अगर ऑफ है तो वो नहीं हो पाता, आपको मंडे को ही आना होगा। अगर हम ऐसा करें कि बैंक 24 आवर्स चलते रहे तो इसमें एक चीज कही जाती है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी नेवर स्लीप्स, मतलब कभी भी बंद नहीं होती, हमेशा चलती रहती है। तो अगर आपका बैंक में जो चालान है या जो भी आपका चेक है वो आप रात में भी इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का अगर यूज कर रहे हैं डालेंगे तो वो आराम से प्रोसेस हो जाएगा और आपका क्लियर हो जाएगा। तो बैंक में तो है ही, इसके साथ ही अगर आप देखें तो बहुत सारे और भी तरह के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने कोई हाउस खरीदना है तो आपने बिल्डर के साथ आप एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि 3 महीने बाद वो आपको हाउस दे देगा, आप 2 लाख रुपए एडवांस दे दीजिए। ठीक है, ऐसा ही कुछ होता है। अब आपके पास क्या होगा, जब आप ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में है तो उस अकाउंट में वो आपको एक चाबी के रूप में एक कोड देगा कि इस कोड से दरवाजा खुलेगा, और आपको एक कोड दिया जाएगा, 2 लाख रुपए उसमें डालोगे तो एक कोड होगा, जिस दिन आपको दरवाजे का कोड मिलेगा उसी दिन वो 2 लाख रुपए उसके पास जाएंगे। तो अगर वो नहीं कर पाया डिलीवर 3 महीने में तो उस अकाउंट में से वापस पैसे आपके पास आ जाएंगे, क्योंकि दरवाजे का कोड आपके पास नहीं आ पाया था। तो इस तरह से ये जो मेल प्रैक्टिसेस होती हैं हमारे यहाँ पे वो सब कम की जा सकती हैं। तो ये तो बहुत सारे फायदे हो गए। तो फिर इंडिया में अगर हम देखेंगे स्टेटस, या फिर पहले हम देख लेते हैं इसके नेगेटिव, फिर हम स्टेटस की बात करेंगे। नेगेटिव्स में बात करें तो पहली चीज हमें समझ में आई कि भाई इसके पीछे कोई बैंक नहीं होती है, कोई बैंक में आपका बैलेंस नहीं पड़ा है कि जिसके चलते वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। तो ये ट्रांजैक्शन हो कैसे रहा है, तो ये पूरा का पूरा ट्रांजैक्शन वर्चुअल मीडियम में हो रहा है, यानी कि पूरी जो चीजें हैं, बिटकॉइन जो है वो कहीं पे भी फिजिकल फॉर्म में नहीं है, वो वर्चुअल फॉर्म में है। इसके पीछे कौन है, क्या हो रहा है, वो कुछ नहीं पता। तो पहली चीज आ जाती है कि पीछे कोई अंडरलाइंग एसेट नहीं है, जिसके चलते अगर मान लो पूरी चेन टेक्नोलॉजी फेल हो जाए तो किसको रेस्पॉन्सिबल ठहराएंगे। तो नंबर 1, ठीक है। दूसरा है कि इन्वेस्टर्स जो हैं उनका प्रोटेक्शन बहुत जरूरी है। वही हमने चीज समझी, कोई पीछे है नहीं, अंडरलाइंग एसेट है नहीं जिसको बेच के फिर इनका पैसा चुका दे इन्वेस्टर्स का। तो ये इन्वेस्टर्स जो हैं उनको बचाने का भी एक मतलब चैलेंज है कि कैसे उनको बचाना है। इसके बाद अगर बात करें जो बड़ा मेजर चैलेंज है वो है इलीगल एक्टिविटीज में क्रिप्टो करेंसीज का यूज होना।
तो इलीगल एक्टिविटीज फॉर एग्जांपल जो बड़े हथियार के डीलर्स हैं या फिर जो ड्रग के डीलर हैं, वो वैसे आपने देखा होगा छुप छुप के डील करते हैं और बड़ी मतलब उनकी डील भी एक्सपोज हो जाती है और बड़ा जो अमाउंट होता है वो कैरी कर पाना मुश्किल होता है। अगर बैंक में डलवाओगे तो बैंक में पता चल जाएगा, और वैसे कैरी करोगे तो भी आप फंसने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। बट इन केस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज आपके पास बहुत बढ़िया चांसेस हैं कि वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर कर लो, तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको कोई पकड़ेगा, क्योंकि उसमें तो बस 2 एड्रेस चाहिए, यहां से पैसा गया है, इस एड्रेस पे जा रहा है, बीच में बस ये लेजिटिमेसी ये चेक की जाएगी कि यहां से जो पैसा जा रहा है वो सही है कि नहीं है। भाई दोनों एड्रेस मैच कराएंगे, ठीक है, तो ट्रांजैक्शन हो गया। तो दिस इज द पॉइंट है ना, जो मोस्ट बड़ा चैलेंज है वो इलीगल एक्टिविटीज में इसका यूज होना भी एक बड़ा चैलेंज है। अब बात करते हैं, भाई हमने दोनों चीजें समझ ली, पॉजिटिव्स भी समझ लिए, नेगेटिव भी समझ लिए। अब हम अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में क्या स्टेटस है, क्रिप्टो करेंसीज की बात करते हैं पहले। तो क्रिप्टो करेंसीज में आरबीआई ने 2018 में बैन लगा दिया था। क्यों लगा दिया था? क्योंकि मैंने आपको रीजन समझाया कि पीछे कोई फिजिकल एसेट नहीं है जिसको हम बेच के बाद में इन्वेस्टर्स को बचा सकें। तो आरबीआई ने कहा कि बिकॉज देयर इज नो अंडरलाइंग एसेट, एंड द सेकंड थिंग इज कि ये फिएट मनी नहीं है, मतलब ऐसी मनी नहीं है कि हर कोई इसको एक्सेप्ट करे और इसके पीछे कोई वैल्यू हो, तो हम इसको बैन करते हैं भारत में। लेकिन लोग जो है वो सुप्रीम कोर्ट चले गए। लोगों ने कहा कि भाई ये तो एक काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट है, कोई करेंसी नहीं है कि आरबीआई का रेगुलेशन में आ रही है। दिस इज अ काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, हम इन्वेस्ट कर रहे हैं हमारी रिस्क पे कि भाई हम करेंसी ले रहे हैं और उसका ट्रेडिंग कर रहे हैं, है ना। ये अभी एक तरह से शेयर मार्केट की तरह ट्रेडिंग होती है इसकी भी, बिटकॉइंस की या फिर हम यूं कहें क्रिप्टो करेंसीज की, और उस पर बहुत सारा लोग प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। तो लोगों ने कहा कि भाई हमारा ये तो बेसिक राइट है, हम कुछ भी खरीदें कुछ भी बेचें, वो आरबीआई के अंडर में नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि भाई ये बात तो सही है। और अगर आरबीआई की बात करें तो उसको जो रेगुलेशन मिला हुआ है दैट कम्स मेजरली ऑन द ये ट्रांजैक्शन पर्पज, या फिर कोइन पे, या फिर जो भी आपकी मुद्रा होती है उस पे राइट है आरबीआई के। तो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बैन गलत है और इसको आजाद कर दिया कि ठीक है भाई क्रिप्टो करेंसीज का फ्यूचर देखो, और सरकार को बोला कि आप फ्यूचर तय करो कि कैसे हम क्रिप्टो करेंसीज को यूज में ला सकते हैं। इसके बाद क्या हुआ, सरकार एक बिल लेके आती है, बैनिंग ऑफ क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2019। इसका मतलब आप समझिए कि भारत सरकार कह रही है कि अगर आपको लोगों को इन्वेस्ट करना ही है ना डिजिटल करेंसी में, तो हम खुद की देश की एक डिजिटल करेंसी लाएंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के बहुत सारे फायदे हैं। तो वो जो आएगी ना आप उसको यूज कीजिए, जो बाहर की क्रिप्टो करेंसीज हैं उनके ऊपर हम रिस्क नहीं ले सकते। तो कुछ ऐसा ही बिल लेके आ रही है हमारी गवर्नमेंट। ओके, सो ये है इंडिया की अभी पोजीशन, और इंडिया अभी बहुत काम कर रहा है कि किस तरह से क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट किया जाए, और इसी के चलते ये वाला बिल आया था। अब आपको मैंने सारी चीजें समझाई, क्रिप्टो करेंसी कैसे काम करती है, क्या एग्जैक्ट होता है इसमें। फिर हमने देखा कि क्रिप्टो करेंसी की जो रीढ़ की हड्डी है दैट इज ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसमें हमने देखा कि डेटा को ब्लॉक्स बना के उनकी चेन बना दी जाती है। इसके बाद हमने देखा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से और क्या क्या यूसेज निकाले जा सकते हैं और कैसे ये टेक्नोलॉजी एक डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी के तौर पे काम कर सकती है, हमने देखा। इसके बाद हमने देखा पॉजिटिव्स एंड नेगेटिव्स, किस तरह से पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। फिर भारत में क्या स्थिति है क्रिप्टो करेंसी की, हमने ये भी बात करी। तो आई होप ये वीडियो में आपको एग्जैक्टली समझ में आया होगा कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी और क्रिप्टो करेंसीज क्या होती हैं। अगर आपको ये समझ में आया है तो हम इन सभी प्लेटफॉर्म पे आपके लिए मौजूद हैं, आप हमसे जुड़ सकते हैं। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।